हेलो स्टूडेंट्स, केस स्टडी के बेस पर मैंने प्लानिंग चैप्टर से कई वीडियो बना करके हमारे पास करीब 5-6 वीडियो मैंने बनाया था जो मैंने आप लोगों को भेज दिया है। आज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से जो केस बेस स्टडी मैंने तैयार किया है वो आज एक एक करके आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि जैसे प्लानिंग के चैप्टर का केस स्टडी आप लोग देख करके समझ गए हैं, ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के केस बेस स्टडी के एक एक केस को अच्छे ढंग से समझाते हुए आपके पास मैं एक एक केस बहुत सरल शब्दों में अपने कई वीडियो को बना करके भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए ही है। आप किसी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, किसी भी लेवल के स्टूडेंट हैं, इवन अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना जा रहे हैं या आप किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, हमारे एक एक वीडियो जो बना चुके हैं, जो आज हम बना रहे हैं और जो फ्यूचर में आपको वीडियो बना के देंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बशर्ते अगर आप लोग इसको सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से अगर हम और आप एक एक वीडियो को अच्छे ढंग से देखें और उस पर खुद मनन करें कि क्या अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं तो हमको क्या इस वीडियो से कोई सहायता मिल सकती है। तो आज एक नया वीडियो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का केस बेस के ऊपर हम आपके पास बनाने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसा करने जा रहे हो जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, या फ्यूचर में अगर आपका ऐसी प्लानिंग है तो शायद ये वीडियो या इसके पिछले वीडियो जो भी मैंने आपको दिया है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अब आप केस सुनिए। पहले बहुत ही सरल शब्दों में मैं केस बता रहा हूँ। कोठी रोटी ऑफ प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड स्पेशली स्पाइसीज लाइक स्पाइसी मैगी, स्पाइसी डोसा, छोले भटूरे, स्पाइसी आलू, एक्सेट्रा। मिस्टर अभिषेक मेहता, द ओनर ऑफ कोठी रोटी, has created different departments like as purchase, production, marketing, finance and human resources. In this organization, means Kothi Roti, in this organization 35 employees are working. Planning is of permanent importance to the company, as Mr. Abhishek believe that effective planning leads to achieve the organizational objective. So, in order to make employees focus on objective, he issued instructions that during working hour only official matters will be discussed. Mr. Abhishek made certain rules and code of conduct for employees to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to employee of other department except for official work. Mr. Mehta emphasized on work performance which resulted in smooth functioning of organization. ये तो केस हो गया। अभी मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। एक मिस्टर अभिषेक मेहता हैं, जैसा मैंने हर बार कहा था, आप मान ले कि हम भी अभिषेक मेहता हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम आपने रखा है कोठी रोटी।
जैसा कि यहाँ पर मैंने एक शहर का नाम ले लिया है, चूँकि मैं प्रयागराज में रहता हूँ इसलिए। प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर कोठी रोटी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और उस कोठी रोटी में चूँकि फूड से रिलेटेड ये है, वहाँ पर मसालेदार यानी स्पाइसीज चीज़ें ये बनवा रहे हैं, जैसे स्पाइसी मैगी, स्पाइसी डोसा, छोले भटूरे, स्पाइसी आलू, ये सब कुछ चीज़ वो लोग बनवा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किया है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इन सभी डिपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर के 35 एम्प्लॉइज उनके यहाँ पर काम कर रहे हैं। मिस्टर अभिषेक जो कि इसके ओनर है कोठी रोटी के, उन्होंने एकदम ऑब्जेक्टिव पर फोकस किया है और उन्होंने इंस्ट्रक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट भी बना दिया है। क्या कोई इंस्ट्रक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट है कि वर्किंग आवर में कोई भी मैटर डिस्कस नहीं किया जाएगा। कौन सा मैटर डिस्कस किया जाएगा? सिर्फ ऑफिशियल रिलेटेड, बाकी और कोई मैटर डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसके लिए जैसा अभी मैंने बताया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट भी बना दिया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिर्फ इंटरफेयर कहाँ होगा? ऑफिशियल वर्क के लिए। बाकी जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में है वो एम्प्लॉय अपने उस डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। मिस्टर अभिषेक जो कि ओनर हैं, इन्होंने वर्क परफॉर्मेंस और रिजल्ट के बेस पर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड काम किया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब आप ये हैं मिस्टर अभिषेक मेहता, यानी सपोज करिए कि आप ही कोठी रोटी के नाम से या इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं या इस्टेब्लिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, जिसमें कि स्पाइसीज आप देने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंडर में ये सब चीज़ें हैं। अब आपको करना क्या है? पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन अबव पैरा। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ये है जो आप यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। दूसरा, स्टेट वन फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट एज मेंशन इन अबव पैरा। कोई एक इसेंशियल फीचर आपको बताना है। तीसरा, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मुलेटिंग रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। जो भी आपने ये इंस्ट्रक्शन और रूल बनाया है या कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, इसके पीछे क्या आपकी मंशा है या क्यों आपने बनाया है। चौथा, स्टेट 2 वैल्यूज वायलेटेड बाय मिस्टर अभिषेक मेहता। ये 4 चीज़ का आंसर आपको देना है। जैसा मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि अगर हम और आप केस को अच्छे ढंग से पढ़ें और पढ़ने के बाद समझ लें, तो समझने के बाद हमसे जो कुछ पूछा जाएगा या हमसे आपसे जो कुछ पूछा जाएगा उसका आंसर देने में हमको आपको जरा भी दिक्कत शायद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि केस के अंदर ही आपका सलूशन है। यानी मैं दूसरे शब्दों में इसको कह सकता हूं, सलूशन को ही केस बना करके हमारे आपके सामने रखा जाता है। चूंकि सलूशन मिल गया है, अब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर सलूशन का देना है। तो पहला क्या है? आइडेंटिफाई स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? कई तरह के, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डिविजनल है, स्ट्रक्चर्ड है, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इनमें कौन सा है? तो कन्फर्म ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम आप ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी की पूरी इसमें है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत छोटा सा चीज़ बता रहे जो कि मूल है, उसमें हर चीज़ प्री डिटरमाइंड होता है,
एकदम क्लियर कट प्री डिटरमाइंड, यहाँ पर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, इसीलिए ये हुआ आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले के आंसर तो मुझको मिल गया। दूसरा क्या है, स्टेट वन फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्या है, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने अपनी एकदम टोटल फोकस किया है अपने ऑब्जेक्टिव पर और अपने वर्क परफॉर्मेंस पर, इसीलिए मिस्टर अभिषेक ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बनाया है और कुछ इंस्ट्रक्शन और रूल्स भी उन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो इसलिए दूसरे का आंसर है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड वर्क परफॉर्मेंस। तीसरा क्या आपको बताना है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मुलेटिंग रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज दैट रिस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज और अदर डिपार्टमेंट्स। तीसरा क्या है, इसका आंसर क्या है, अवॉइडेंस ऑफ इमरजेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच मे ऑब्स्ट्रैक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तीसरे का आंसर है कि उन्होंने इसलिए ऐसा किया है जिससे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट करीब करीब न लागू हो। जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम लागू होगा तो जो भी एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है या उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो अपना पूरा का पूरा ध्यान फोकस करेंगे। और जब पूरा का पूरा ध्यान फोकस करेंगे तो प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन होगा, और जब प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन होगा तो शायद वर्क परफॉर्मेंस उनकी अपने आप बढ़ जाएगी। ये हो गया तीसरे का आंसर। चौथा क्या है, स्टेट टू वैल्यूज वायलेटेड बाय मिस्टर अभिषेक मेहता। दो ऐसे वैल्यू को आपको बताना है जो मिस्टर मेहता ने वायलेट किया है। तो चलिए बात देखते हैं कौन कौन सा। पहला है वायलेशन फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉय। ये कहा जा सकता है क्योंकि आप मिस्टर अभिषेक मेहता जो इसके ओनर हैं उन्होंने हर एम्प्लॉय को एक पैरामीटर में बांध दिया है कि इस पैरामीटर के बाहर आप वर्किंग आवर में या जब काम चल रहा हो तो आप नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की फ्रीडम को आपने इनसर्किल्ड कर दिया है, तो फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉय को वायलेट किया गया है। दूसरा, फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स, आपने ये भी किया है कि एम्प्लॉय की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको भी आपने इस इंस्ट्रक्शन से, इस कोड ऑफ कंडक्ट से बांध दिया है। तो ये दो चीज मिस्टर अभिषेक मेहता ने वायलेट किया है। कहने को तो कहा जा सकता है स्टूडेंट की वायलेशन है, लेकिन अगर वाकई देखा जाए ये आंसर में नहीं है, ये हम आंसर के अतिरिक्त बता रहे हैं। लेकिन वाकई में देखा जाए तो कुछ हद तक एम्प्लॉइज को फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्ट्रक्चर 100% सक्सेस नहीं हो सकता है। दूसरा, जिस जगह हम आप काम कर रहे हैं उस जगह पर जो भी, चूंकि हम आप ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है, उस साइकोलॉजिकल नीड्स को भी फुलफिल करना, कंप्लीट करना यदि वो सही है तो हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। आंसर के बेस पर तो ये दोनों वायलेशन है कंफर्म, और यही आंसर आपको लिखना है। तो यहां पर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का पहला केस बेस स्टडी का वीडियो आपको मैंने बना दिया है, और अभी और भी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको देखने के बाद और समझने के बाद आपको अगर केस बेस स्टडी आती है, और पक्का आएगी, ये सब स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, ये सब कोई थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब 100% प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर है। अगर आप क्या मैनेजमेंट का ही स्टूडेंट या अब आदमी
बिजनेस कर सकता है? बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। और जब आप कोई भी काम करेंगे, खासकर कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कहीं ना कहीं हमको मैनेजमेंट लागू करना पड़ेगा। आप भी कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं आप भी कर लीजिए। ऐसा कोई आप स्ट्रक्चर बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करिए, आप खुद देखेंगे कि आपको खुद ये सब काम करना पड़ेगा। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं नहीं हैं इससे कहीं मतलब नहीं है। इवन मैं बताऊं स्टूडेंट, मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो आप मेडिकल में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप पॉलिटिकल में हैं, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इवन आप अपने घर में हैं, सब जगह मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया जाता है। बिना मैनेजमेंट के हम आप कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से शायद नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट किसी जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट नहीं है कि इसको इसी में हम बांध के रख लें। ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन समय, परिस्थिति और कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।